हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर चैनल पे स्वागत है। आई एम पीयूष प्रासर एंड हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम कवर कर रहे हैं चैप्टर ऑफ शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो मैं यहाँ जो भी पढ़ाता हूँ आप अच्छे मन से पढ़िए, सच्चे मन से पढ़िए, नोट्स बनाइए और ये सब चीज़ें चाहे आपका गेट एग्जाम हो, एसएससी हो या कोई स्टेट पीएससी के एग्जाम में बैठोगे, हर जगह काम आएगा। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अलग से कोई बैच ज्वाइन करने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार इंजीनियरिंग पढ़ो, दिमाग में हटा लो। एक बार इंजीनियरिंग पढ़ लो, पढ़ लिया, फिर जो भी एग्जाम देना है एग्जाम जाके दो, ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं है और एग्जाम में बैठोगे आप तो वो क्लियर होना थोड़ा मुश्किल है। मैंने माथे पे रुमाल बांध रखा है, एक्चुअली थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। ओके, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चेहरे पे नहीं जाना है, चेहरा चांद जैसा नहीं है, चलो हाँ, लेकिन ये है, ठीक है। तो फॉर गिवन एसएफडी ड्रॉप बीएमडी, तो ये अपना आप टॉपिक क्या है, टॉपिक चेंज हो गया। अब तक हम क्या करते आ रहे थे सोम में, एसएफडी बीएमडी में। फॉर गिवन लोडिंग डायग्राम हमने एसएफडी एंड बीएमडी बनाया कि नहीं। अब हम टॉपिक चेंज कर दिए। अब हम ऐसा, हमारे पास एसएफडी होगा या फिर बीएमडी होगा, तो वहां से हम रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे और हम उसका लोडिंग डायग्राम निकालेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट से जो भी आपका स्टैंडर्ड मेन एग्जामिनेशन आप जिसका बात करते हो, चाहे वो एसएससी जेई का बात करो, गेट का बात करो, ईएससी का बात करो, सभी एग्जामिनेशन में इस कॉन्सेप्ट से ऑब्जेक्टिव कन्वेंशनल पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछेंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट के बेसिक को समझते हैं। कुछ नहीं, क्योंकि आपने अभी तक लोडिंग डायग्राम के लिए एसएफडी एंड बीएमडी बनाया है, तो अब क्या करना है, जस्ट वही एसएफडी बीएमडी को उल्टा रिवर्स डायरेक्शन में हमको लोडिंग डायग्राम निकालना है। तो अगर अभी तक आपने बहुत ढंग से कर लिया है यहाँ तक, तो ये चीज चुटकी में समझ आएगी। हाँ, लेकिन इसको करने से पहले कुछ बातें जो अभी तक हमने सीखा है उन सब चीजों को मैं पॉइंट आउट कर देता हूं, ताकि क्वेश्चन सॉल्विंग जब करूंगा, जब समझाऊंगा मैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उस वक्त ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो क्वेश्चन सॉल्विंग करते वक्त मैं फिर कॉन्सेप्ट के अंदर चला जाऊंगा। तो मैं पहले ही कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, कि जब हमको एसएफडी या फिर बीएमडी हमारे पास अवेलेबल है तो उससे हम लोडिंग डायग्राम बनाएंगे, तो कौन कौन से बातों का ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए एक हेडिंग बनाइए, इंपॉर्टेंट नोट्स में सबसे पहला हो गया डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इक्वेशन। डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इक्वेशन कहने का मतलब है, देखो बच्चों, लेट्स सपोज एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। मैं एक एग्जांपल को लेके सिखाता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक कोई लोडिंग ले लेते हैं, पॉइंट लोड है, ओके। सो ये पॉइंट लोड हो गया। अच्छा, ये पॉइंट लोड नहीं लेते हम, इस सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पॉइंट लोड क्यों लेंगे फिर फालतू में। लेट्स सपोज इस पूरे बीम के ऊपर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अप्लाइड है, W किलो न्यूटन पर मीटर की, और इस मेंबर की लेंथ है L। मैं ये बेसिक बातें बता रहा हूं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या बता रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इक्वेशन, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। लेट्स सपोज दिस इज सपोर्ट A एंड दिस इज सपोर्ट B, ओके। अब देखो मैं क्या करूंगा, मेरे को शियर फोर्स SFX, शियर फोर्स या और बेंडिंग मोमेंट अगर हमको निकालनी है इस बीम के लिए, तो मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये जो सपोर्ट है, यहाँ पर हमको सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेनी है। तो सपोर्ट रिएक्शन में निकाल लूंगा तो ये क्या होगा, WL/2 इधर, और ये भी WL/2। सब कुछ ध्यान से सुनना, सब काम आने वाली है इसमें। तो ये आपका सपोर्ट रिएक्शन निकल गया यूडीएल के कारण। अब यूडीएल के कारण सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ये चीज आपको पता है, ठीक है। और वो रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा, WL/2, ये भी आपको पता है, ओके। नाउ तो अगर ध्यान दो, अगर क्वेश्चन में आपको पॉइंट ए का शियर फोर्स पता है, एसएफडी में पॉइंट ए का शियर फोर्स पता है, और शियर फोर्स डायग्राम का जो वेरिएशन है यूडीएल के कारण इस बीम का एसएफडी बीएमडी, एसएफडी कैसे बनेगा, लीनियर बनेगा कि नहीं, आपको पता है ये चीज, ठीक है। इस बीम के लिए एसएफडी क्या बनेगा, लीनियर। शियर फोर्स डायग्राम का वेरिएशन क्या होगा, लीनियर।
हमेशा ध्यान रखना एसएफडी का जो वेरिएशन होगा, एसएफडी का जो कर्व होगा जितने ऑर्डर का होगा उससे एक हायर ऑर्डर का होगा आपका बीएमडी का कर्व। जैसे एसएफडी का अगर इसमें लीनियर है तो बीएमडी का क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। एसएफडी का अगर पैराबोलिक है तो बीएमडी का क्यूबिक बनेगा। समझ रहे हो? तो करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लोडिंग, किस लोडिंग के लिए किस तरह का कर्व बनता है, एसएफडी का वेरिएशन कैसा होता है, बीएमडी का वेरिएशन कैसा होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसमें लिखवाता ये चीज, लेकिन यहीं पर बता दिया है ना कि किस तरह के लोडिंग के लिए एसएफडी का कैसा कैसा वेरिएशन होता है। जैसे कि अगर कांस्टेंट लोडिंग है मेंबर के ऊपर तो उसका एसएफडी कांस्टेंट रहता है। सॉरी, कांस्टेंट लोडिंग कहने का मतलब है पॉइंट लोड। अगर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है तो उसका एसएफडी का वेरिएशन एकदम कांस्टेंट रहता है, और बीएमडी का वेरिएशन क्या होता है, लीनियर, ट्रायंगल वगैरह बनती है। अगर आपका यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो एसएफडी आपका लीनियरली वेरी करेगा और बीएमडी आपका कैसा वेरी करेगा, पैराबोलिकली। सीखा है ना ये सब चीज एसएफडी बीएमडी जब हम बना रहे थे फॉर लोडिंग डायग्राम्स। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है जब भी हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। तो मतलब अगर हमको दिख रहा है एसएफडी में कहीं लीनियर है किसी स्पैन में, तो हम क्या समझेंगे कि उस स्पैन में वहां पर लोडिंग डायग्राम में यूडीएल होगा। अगर हम देख रहे हैं एसएफडी में कहीं पे वेरिएशन है पैराबोलिक किसी स्पैन में, तो हम क्या समझेंगे कि उस स्पैन में लोडिंग डायग्राम के ऊपर क्या होगा, पैराबोलिक वेरिएशन, मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा, यही समझेंगे। ओके, तो इसी तरह से सोचना है। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होगा तो उसका कम से कम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का डायग्राम तो बनाएंगे उस लोडिंग डायग्राम के ऊपर। उसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन क्या है, कैसे है, वो हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन हमको एक बेसिक चीज तो पहले पता चले कि कौन सा लोड होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा, ये इन सब बातों से पता चलेगा। अगर आप जानते हो कि कौन से लोड के लिए किस तरह का एसएफडी का वेरिएशन कैसा होता है और बीएमडी का वेरिएशन कैसा होता है बेंडिंग मोमेंट का स्पैन के अंदर। ठीक है, वेल चलो मैं डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इक्वेशन के बारे में बता रहा हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इस पॉइंट को तो मेरे को डिस्कस करना ही करना है। तो देखिए, इस बीम के लिए अगर मैं शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए जाऊंगा तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि आप एक एक्स एक्स सेक्शन कट कर लो पहले। समझ रहे हैं, एक एक्स एक्स सेक्शन कट कर लिया। अब इस एक्स एक्स सेक्शन पर शियर फोर्स कितना है मैं लिखूंगा, या फिर इस एक्स एक्स सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट कितना है मैं लिखूंगा। अब वो जो एक्स एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट मैं लिखूंगा, इसको लिखने का मेरे पास अब दो तरीका है। दो तरीका क्या क्या है सोचो। पहला, डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इक्वेशन का बात कर रहा हूं। देखो ये एक्स एक्स सेक्शन है, तो एक्स एक्स सेक्शन का जो लेफ्ट साइड है वो क्या होगा, ये वाला साइड हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड। बात बहुत गंभीर है, ध्यान से सुनना है। और ये कौन सा साइड होगा, राइट साइड होगा कि नहीं एक्स एक्स सेक्शन का। तो देखो मैं इस एक्स एक्स सेक्शन पे किधर किधर से पहुंच सकता हूं, सपोर्ट ए से एक्स सेक्शन पे पहुंच सकता हूं, सपोर्ट बी से भी एक्स सेक्शन पे पहुंच सकता हूं। समझ रहे हो, मतलब मैं लेफ्ट साइड से अपना इक्वेशन लिख सकता हूं, कहने का मतलब लेफ्ट टू राइट अपना इक्वेशन लिख सकता हूं, या फिर राइट टू लेफ्ट अपना इक्वेशन लिख सकता हूं। कहने का मतलब है इस एक्स सेक्शन पे मैं सपोर्ट ए से लेफ्ट टू राइट जा सकता हूं, या फिर इस एक्स सेक्शन पे इस सपोर्ट बी से राइट टू लेफ्ट जा सकता हूं। बस इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट जाने में या फिर इक्वेशन लिखने में क्या होता है। तो देखो बीएमडी में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एसएफडी में थोड़ा सा मैं बारंबार वीडियोस में बताते आया हूं, लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ पे क्लियर कट सब कुछ बता देता हूँ। उसके बारे में एक 5 मिनट लगेगी, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कंप्लीट डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है ना कि कोई नया बच्चा डायरेक्टली यहीं पर आ गया हो, तो उसके लिए कम से कम कुछ बेसिक तो बता दूं। ओके, वेल देखो, तो ये जो मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर किया था, तो उसको अगर मैं 2D में कंसीडर करूं, आराम से बताऊंगा बच्चे, आराम से देखना। तो अगर मैं इसको 2D में कंसीडर करूं तो ये मेरा यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शन RA, लेट्स सपोज ये मेरा सपोर्ट रिएक्शन RB था, एंड यहाँ पे यूडीएल लोडिंग था। अभी मेरे को लिखना है इसमें शियर फोर्स का इक्वेशन, तो मैं एक्स एक्स सेक्शन कट किया, ये मेरा लेफ्ट साइड L, ये मेरा राइट साइड, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा लेफ्ट टू राइट। कहने का मतलब है ये जो एक्स एक्स सेक्शन मैंने कट किया, इसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, इसको डिफाइन करूंगा कि x फ्रॉम सपोर्ट A, यही मैं डिफाइन करूंगा, x फ्रॉम सपोर्ट A। ठीक है,
एक्स फ्रॉम सपोर्ट ए पे एक सेक्शन हमने कट किया जिसकी वैल्यू है एक्स एक्स सेक्शन, मतलब ये क्रॉस सेक्शन हमने कट करके निकाला। तो देखो अब मैं ये लेट सपोज ये मेरा पहला पार्ट है और ये मेरा दूसरा पार्ट हो गया, समझ में आया? तो मैं पहले पार्ट से ही समझाता हूं। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा लेफ्ट टू राइट, तो इस सेक्शन को कट करके निकालता हूं। देखो इस सेक्शन को कट करने से निकालने से पहले और एक चीज देखो, सोचो ये जो एक्स एक्स सेक्शन में यहाँ पे लिखा हूं, इसका जस्ट लेफ्ट और इसका ये मतलब इसके जस्ट लेफ्ट में क्या होगा? जस्ट लेफ्ट, ये जस्ट लेफ्ट, फिर एक्स एक्स सेक्शन के जस्ट राइट, तो जस्ट वाली बात आ जाएगी। तो मैं जो ये सेक्शन कट करके निकालूंगा वो एक्स सेक्शन को वहीं पे छोड़ दिया। ये सोचो कि वो जो सेक्शन में काटा हूं उसको मैं वहीं पे छोड़ दिया, लेकिन मैं जो ये निकालूंगा मैं कहां तक निकालूंगा? जस्ट राइट तक निकाल रहा हूं, जस्ट राइट तक, मतलब जस्ट लेफ्ट तक निकाल रहा हूं कट करके। कहां तक? जस्ट लेफ्ट तक। देखो कहने का मतलब है क्या बोल रहा हूं, ये तो लेफ्ट पार्ट है ना, तो मैं जस्ट लेफ्ट तक काट के निकाल रहा हूं। ये देखो ये मैंने लिख दिया एक्स एक्स सेक्शन, ठीक है। और ओरिजिनल एक्स एक्स सेक्शन मेरा यहां पर है, ये लेट्स सपोज ये एक्स डैश सेक्शन है, लेकिन ओरिजिनल एक्स एक्स सेक्शन मेरा यहां पर है। और इसके जस्ट राइट में आपका ये इधर से फिर मेंबर शुरू हो जाएगा, समझ में आया? तो ये जस्ट लेफ्ट और ये जस्ट राइट। सुनना बात को। अब देखो यहां पे सपोर्ट रिएक्शन था आर ए, तो ये लेफ्ट टू राइट अगर आप इक्वेशन लिखोगे शियर फोर्स का, तो देखो ये जो फेस है कौन सा? एक्स डैश वाला जो आपने कट करके निकाला मेंबर का, इस फेस पे मतलब जहां पे देख रहे हो वो जो फेस है वो कौन सा फेस है मेरा? ये मेरा लेफ्ट फेस है ना। और सेम ये पार्ट 1 का ये कौन सा फेस होगा? लेफ्ट फेस। अगर आप सिमिलरली अगर राइट डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन में इक्वेशन लिखोगे तो एक्स एक्स सेक्शन के जस्ट राइट वाला फेस आपको मिला होगा। मतलब ये जो सेक्शन है एक्स डैश इस केस में जो देखने को मिलेगा, इट विल बी जस्ट राइट फेस। ये समझ में आया यहां तक? जस्ट लेफ्ट फेस और जस्ट राइट फेस। अब देखो शियर फोर्सेस का अगर साइन कन्वेंशन का बात करें, शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन का, तो देखिए ये लेट्स सपोज एक्स एक्स सेक्शन है, ओके। तो एक्स एक्स सेक्शन के जस्ट लेफ्ट में अगर शियर फोर्स अपवर्ड, तो फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम इसके जस्ट राइट में डाउनवर्ड होना चाहिए। तो अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो ये एक क्लॉकवाइज रोटेशन दे रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शियर फोर्स है ये पॉजिटिव नेचर का है। तो शियर फोर्स प्लस होने का ये मतलब होगा, ठीक है। सिमिलरली लेट्स सपोज ये आपका एक्स एक्स सेक्शन है, तो एक्स एक्स सेक्शन के मान लो लेफ्ट साइड में डाउनवर्ड, तो फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम राइट साइड में सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, अपवर्ड होना चाहिए। तो इस तरह का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो एक एंटी क्लॉक रोटेशन दे रहा है क्या? तो इसके ये जो शियर फोर्स की कॉम्बिनेशन बनेगी ये बनेगी नेगेटिव शियर फोर्स। तो ये चीज मैं क्यों बताया साइन कन्वेंशन अभी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी लेट्स सपोज मेरे को इक्वेशन लिखना है, लेट्स सपोज मैं लेफ्ट टू राइट इक्वेशन लिख रहा हूं, तो ये जो मेरा एक्स डैश सेक्शन है, ये जो ग्रीन वाला मैं अभी सेक्शन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये मेरा लेफ्ट फेस है, ये मेरा लेफ्ट फेस है। अब इस लेफ्ट फेस पे मैं शियर फोर्स लिखूंगा, तो देखो मेरा सबसे पहला शियर फोर्स कौन सा है इस लेफ्ट फेस पे? मतलब यूडीएल को भूल जाओ, अभी यूडीएल नहीं है मान लो। इस लेफ्ट फेस पे मेरा शियर फोर्स क्या है? आर ए है क्या? और आर ए अपवर्ड है क्या? आर ए अपवर्ड है, तो इसका मतलब लेफ्ट फेस पे अगर आर ए अपवर्ड है, एक्स एक्स सेक्शन का लेफ्ट फेस पे, जस्ट लेफ्ट फेस पे अगर आर ए अपवर्ड है, सो फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम जस्ट राइट फेस पे आर ए डाउनवर्ड होना चाहिए। तो ये एक किस तरह का रोटेशन बना रहा है उस सेक्शन का?
एक क्लॉकवाइज रोटेशन बना रहा है, मतलब ये जो शियर फोर्स है ये पॉजिटिव नेचर का है। तो हम Sx का इक्वेशन अगर लिखेंगे इस x सेक्शन पे तो मैं लिखूंगा प्लस RA। समझ रहा है? अब UDL का इफेक्ट देख लो। UDL, इसी पे एक UDL लोड था W किलोन्यूटन पर मैग्नीट्यूड की, और ये सेक्शन थी एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम A। तो UDL आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है क्या? तो UDL के कारण टोटल लोड क्या होगा? W इंटू एक्स, है ना। UDL के कारण टोटल शियर फोर्स क्या होगा? W इंटू एक्स। तो ये W इंटू एक्स, ये जो जस्ट लेफ्ट वाला XX सेक्शन है उसके डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है क्या? डाउनवर्ड में। अगर XX सेक्शन के जस्ट लेफ्ट में UDL लोडिंग डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो जस्ट राइट वाले फेस पे ये अपवर्ड एक्ट करना चाहिए। तो इसके कारण एक किस तरह का रोटेशन मिल रहा है? UDL के कारण एंटी क्लॉक। तो UDL के कारण जो शियर फोर्स मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। तो इसके आगे मैं Sx का इक्वेशन अगर कंटिन्यू करूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस WX। ये आपका बेसिक इक्वेशन लिखने का तरीका है साइन कन्वेंशन को देखते हुए। तो लेफ्ट फेस, अगर लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो आपको लेफ्ट फेस मिलेगा। तो लेफ्ट फेस पे अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव, अगर लेफ्ट फेस पे कोई फोर्स डाउनवर्ड है तो नेगेटिव। ये समझ में आया? अगर लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड है, कहने का मतलब क्या है? लोडिंग डायग्राम में भी ऊपर से नीचे की ओर फोर्स होगा। जैसे कि पॉइंट लोड हम लगाते हैं लोडिंग डायग्राम में, कैसे? ऊपर से नीचे, ठीक है। अगर अपवर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पे रिएक्शन होना चाहिए, इसलिए तो पॉजिटिव में मिल रहा है लेफ्ट फेस पे। अगर मतलब लेफ्ट टू राइट अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो किसी सेक्शन पे पॉजिटिव शियर फोर्स हो गया, मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि वहां पे नीचे से ऊपर की ओर शियर फोर्स लग रहा है, मतलब पॉजिटिव शियर फोर्स लग रहा है। वो किसके कारण हो सकता है? सपोर्ट रिएक्शंस के कारण हो सकता है। समझ में आया? सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट तो मैंने लेफ्ट टू राइट बताया, उसी तरह से राइट टू लेफ्ट भी अगर आप शियर फोर्स डायग्राम में मूव करोगे या फिर इस शियर फोर्स के लिए इक्वेशन लिखोगे तो भी यही वैल्यू आएगी। जस्ट साइन कन्वेंशन को ध्यान रखना है। जैसे कि मैं राइट टू लेफ्ट अगर मैं लिखता हूं, राइट टू लेफ्ट, तो देखो यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज RB सपोर्ट रिएक्शन। तो ये मेरा ये जो XX सेक्शन है इसका कौन सा फेस है? ये वाला, ये पिंक कलर से बना रहा हूं, देखो ये कौन सा फेस हो गया? जस्ट राइट वाला फेस। तो जस्ट राइट वाला फेस कहने का मतलब राइट फेस मान लो XX सेक्शन के राइट फेस, है ना। तो अगर राइट साइड पे RB का इफेक्ट देखो क्या है? अपवर्ड। अगर राइट फेस पे अपवर्ड, तो फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम XX सेक्शन के लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड होना चाहिए। तो एंटी क्लॉक रोटेशन दे रहा है, मतलब RB का इफेक्ट नेगेटिव होगा। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट, अगर मैं राइट टू लेफ्ट अगर इक्वेशन लिखूंगा, मतलब B से XX सेक्शन की ओर अगर इक्वेशन लिखूंगा तो मैं Sx इक्वल टू क्या लिखूंगा? इसी मेंबर के लिए मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा माइनस RB, क्योंकि राइट फेस पे ये अपवर्ड है। तो अगर राइट फेस पे अपवर्ड है तो लेफ्ट फेस पे डाउनवर्ड होना चाहिए, एंटी क्लॉक रोटेशन। तो माइनस इफेक्ट है इसका। सिमिलरली अब UDL का इफेक्ट देख लो। तो UDL क्या है? राइट फेस पे डाउनवर्ड, टोटल मैग्नीट्यूड कितना, मतलब x फ्रॉम B ले लिया है तो टोटल मैग्नीट्यूड WX। तो राइट फेस पे डाउनवर्ड मतलब फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम XX सेक्शन का लेफ्ट फेस पे अपवर्ड होना चाहिए, तो क्लॉकवाइज रोटेशन। तो UDL का इफेक्ट पॉजिटिव है तो प्लस WX। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये बातें ध्यान में रखनी होगी। मतलब जब भी हम SFD या फिर BMD को यूज करके हम लोडिंग डायग्राम निकालने के लिए जाएंगे तो आप शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन पे जरूर ध्यान रखना। और हमेशा हम एक चीज डिसाइड कर लेंगे, जो भी मेरा SFD BMD है, अगर SFD दिया है तो हम एक चीज डिसाइड कर लेंगे कि लेट्स सपोज मैं इक्वेशन जो लिख रहा हूं लेफ्ट टू राइट, मैंने डिसाइड कर लिया। अकॉर्डिंगली हम SFD में देखेंगे कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है, तो हम अच्छे से इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि मेरा वहाँ पे किस तरह का लोडिंग होगा, पॉइंट लोड होगा या रिएक्शन होगा, क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये साइन कन्वेंशन मेरे को बताना जरूरी था, तो इसको आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वेल, अब तो इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन जब बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो BMD का साइन कन्वेंशन क्या है? बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन कुछ भी नहीं है बच्चों। देखो जो भी हम XX सेक्शन लेते हैं उस XX सेक्शन के बाद मेंबर को मान लेते हैं फिक्स है, ठीक है, और तो ये कैंटिलीवर जैसा हो जाता है। समझ में आ रहा है? और जो भी लोड के लिए मोमेंट अगर होता है क्या होता है? फोर्स इंटू लीवर आर्म।
यहाँ पे ट्रांसवर्स फोर्सेस है। तो लेट्स सपोज ये पॉइंट लोड है P और मैं यहाँ पे BMD लिखते वक्त हमेशा लोडिंग फेस डिसाइड कर लेता हूँ। तो जनरली जो मेरा लोडिंग फेस होता है ना वो टॉप फेस होता है, जिस फेस पे लोड अप्लाइड है। टॉप फेस कहने का मतलब है इस तरह का मेंबर होगा 2D में अगर बात करें तो इसका जो टॉप फाइबर है इसी पर लोड अप्लाइड है, तो यही मेरा रेफरेंस फेस होता है। तो अगर किसी लोड का इफेक्ट ऐसा है अबाउट दिस एक्स एक्स सेक्शन जिसके बाद आप मोमेंट लिख रहे हो कि आपका टॉप फेस कंप्रेशन में चले जाए और बॉटम फेस टेंशन में आए, तो इस तरह का मोमेंट को हम कहते हैं सैगिंग मोमेंट, जिसका नेचर होता है पॉजिटिव। अगर उल्टा हो जाए कि टॉप फेस आपका टेंशन में चली जाए बॉटम फेस कंप्रेशन में, तो इस तरह का मोमेंट होता है नेगेटिव मोमेंट, जिसको हम कहते हैं हॉगिंग मोमेंट। समझ में आया? तो जैसे कि एक उदाहरण स्वरूप यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लोड P दिखाया है, तो ये जो पॉइंट लोड P है, लेट्स सपोज ये x डिस्टेंस पे है फ्रॉम दिस x x सेक्शन, तो ये जो पॉइंट लोड P है ये x x सेक्शन के अबाउट मेंबर को किस तरह से रोटेट कर रहा है। देखिए ये इस तरह से ऊपर ठेल रहा है कि नहीं? अगर इस तरह से ऊपर ठेल रहा है तो देखो इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका जो रेफरेंस फेस है या फिर टॉप फेस जिस पे लोडिंग अप्लाइड है वो कंप्रेशन में जा रहा है और बॉटम वाला में तनाव आ रहा है कि नहीं। तो इसके कारण इसका मतलब क्या हुआ कि जो अच्छा इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, अभी छोड़ो। तो मोमेंट हम क्या लिखेंगे अबाउट दिस एक्स एक्स सेक्शन ड्यू टू दिस P फोर्स, हम लिखेंगे mx इक्वल टू px। अब ये जो px लिखा इसका नेचर भी हमको लिखना पड़ेगा, ये इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखो अभी अभी मैंने बताया ऊपर की ओर ठेल रहा है, मतलब इसमें कंप्रेशन जा रहा है बॉटम में टेंशन जा रहा है, तो इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव। तो मोमेंट का इक्वेशन जब भी हम लिखेंगे है ना, या फिर BMD से जब भी हम लोडिंग डायग्राम को सॉल्व करेंगे तो हमको बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन पर ध्यान देना होगा। और वो साइन कन्वेंशन कैसे, ये सैगिंग या फिर हॉगिंग इफेक्ट को सोचते हुए हमको BMD पर ध्यान देना होगा। समझ में आ रहा है? देखो जो लोडिंग डायग्राम है, ओके, जो लोडिंग डायग्राम वो आप SFD को यूज करके भी बना सकते हो और बेंडिंग मोमेंट को भी यूज करके बना सकते हो। SFD को यूज करके बनाने में थोड़ा आसानी होगा क्योंकि शियर फोर्सेस आर डायरेक्टली वन टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोड ओवर द बीम, समझ रहे हो। लेकिन बेंडिंग मोमेंट में क्या है, फोर्स इनटू लीवर आर्म वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। अगर हमको बेंडिंग मोमेंट को यूज करके ये बनानी है क्या, लोडिंग डायग्राम, तो ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन SFD को यूज करके अगर लोडिंग डायग्राम बनानी है तो ये फटाफट निकाल लोगे। समझ में आया? तो चलिए और कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होगी, जैसे कि मैं पहले ही बता दिया कि लेट्स सपोज किसी सेक्शन के ऊपर लोडिंग डायग्राम में किसी सेक्शन के ऊपर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है कहीं पर भी, या फिर जैसे सपोर्ट रिएक्शन भी एक कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड होता है, तो ऐसे लोकेशंस पे जो SFD होगा वहां पर दो ऑर्डिनेट होंगे SFD के, एक ही सेक्शन पे दो वैल्यूज होंगे SFD के। और ये जो लोड है, ये लोड, इसका वैल्यू क्या होगा, वो जो दो ऑर्डिनेट्स है ना SFD के, उनके वैल्यू के बीच का डिफरेंस बराबर होगा इस लोड का मैग्नीट्यूड का। समझ में आया क्या? ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में किसी भी एक सेक्शन पे दो बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू होंगे अगर वहां पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट है तो ये कंसंट्रेटेड मूवमेंट और कंसंट्रेटेड लोड का इफेक्ट ध्यान में रखना है। कंसंट्रेटेड लोड तो जनरली आपको देखने को मिलेगा रिएक्शन, सपोर्ट रिएक्शन। देखो बेंडिंग मोमेंट SFD, अब देखो SFD लेट्स सपोज सपोर्ट से शुरू हो रही है तो इस तरह से चलता है, ऐसा चल रहा है, ये मान लो SFD है, ये क्या है SFD। तो यहां पर भी देखो शियर फोर्स डायग्राम में दो वैल्यू है, एक तो ये 0, एक सम वैल्यू प्लस में, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव है। तो अब ये जो सपोर्ट रिएक्शन है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंस ऑफ दिस टू वैल्यूज। तो लेट्स सपोज दिस वैल्यू इज x1, दिस वैल्यू इज 0, तो डिफरेंस क्या होगा, x1 माइनस 0 इक्वल टू x1। दिस विल बी द सपोर्ट रिएक्शन हियर x1। समझ पा रहा है? ओके, तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। उसी तरह से कंसंट्रेटेड मूवमेंट का इफेक्ट ध्यान रखना है। कंसंट्रेटेड मूवमेंट के कारण बेंडिंग मूवमेंट में ये आएगा, मतलब एक ही सेक्शन पे दो वैल्यूज, और उन दो वैल्यूज का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी दी कंसंट्रेटेड मूवमेंट वैल्यू, जो कि उस सेक्शन पे लोडिंग डायग्राम पे प्रेजेंट होगा। क्लियर है? तो यहां से हमको कंसंट्रेटेड मूवमेंट और पॉइंट लोड कहां पर होगा ये पता चल जाएगा। दूसरा,
शियर फोर्स या फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वेरिएशन को देखते हुए हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि किस तरह का लोड है, लीनियर है मतलब यूडीएल लोडिंग है या फिर यूवीएल लोडिंग है। ठीक है, क्योंकि लीनियर वेरिएशन होगा शियर फोर्स डायग्राम में अगर यूडीएल लोडिंग है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में पैराबोलिक वेरिएशन होगा। अगर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है तो एसएफडी में पैराबोलिक वेरिएशन होगा और बीएमडी में क्यूबिक वेरिएशन होगा। ठीक है, तो इतना बस इतना तक ही आता है, उससे हायर लोड्स नहीं पूछते हैं। तो कम से कम इतना आपको जो मेन पॉइंट्स थे इनको ध्यान रखना है। और इनमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट वाला जो पॉइंट था डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इक्वेशन और साइन कन्वेंशन, एसएफडी का बीएमडी का हम कैसे देखते हैं। ठीक है, जो mx का इक्वेशन लिखते हैं, mx का इसमें लिख दिया मैंने प्लस RAX हाँ माइनस WX तो मूवमेंट का, तो ये मैंने प्लस यहाँ पे क्यों लिखा और कैसे लिख पाया, ये माइनस मैंने यहाँ पे क्यों लिखा कैसे लिख पाया, ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है। और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, सैगिंग हॉगिंग को देखते हुए, सैगिंग एंड हॉगिंग। ठीक है, mx में ओके। उसी तरह से शियर फोर्स में SFX का इक्वेशन अगर लिखेंगे हम, जैसे कि हम लिख दिए प्लस RA माइनस WX, अच्छा ये WX स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, बराबर WX ऐसा लिख दिए। तो हमको ये जानना जरूरी है कि हम ये प्लस ये और ये माइनस क्यों लिखे, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, सेम साइन एसएफडी बीएमडी का साइन एसएफडी का साइन कन्वेंशन को यूज करके ही डिसाइड करेंगे। लेकिन ध्यान रखना होगा इसमें डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इक्वेशन है ना, कि किस फेस पे लिख रहे हो, ये जो एक्स एक्स सेक्शन आपने कट किया है उसके किस फेस पे ये वैल्यू हम लिख रहे हैं। अकॉर्डिंगली हम इसका प्लस माइनस मतलब इस एक्स एक्स सेक्शन का जस्ट लेफ्ट फेस ये होगा और ये जस्ट राइट होगा। सो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मैं जस्ट लेफ्ट फेस पे इक्वेशन लिख रहा हूं, अगर मैं राइट टू लेफ्ट आ रहा हूं तो मैं जस्ट राइट फेस पे इक्वेशन लिख रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो डिपेंडिंग ऑन दैट द इफेक्ट डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम क्या क्या डिसाइड कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, ये कपल जो बनेगी है ना, या एंटी क्लॉक रोटेशन दे रहा है। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है शियर फोर्स का जो कपल बन रहा है तो वो पॉजिटिव शियर फोर्स, अगर एंटी क्लॉकवाइज मतलब रोटेशन दे रहा है जो शियर फोर्स का कपल बन रहा है तो वो नेगेटिव शियर फोर्स। क्लियर है? ये सारे बेसिक बातें थे बच्चे। और एक बात मैं बता ही देता हूं, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह जो सब्जेक्ट है अपना, या फिर कोई भी सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग पूरा, इसमें कोई भी स्ट्रक्चर ले लो, हम आपने एक पॉइंट सुना होगा इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, स्टेबिलिटी है ना, इन सब चीजों का आपने सुना होगा। तो कोई भी मेरा स्ट्रक्चर जो है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब इक्विलिब्रियम जनरली हमने 3 तरह का इक्विलिब्रियम डिफाइन कर रखा है। लेट्स सपोज ये कोई स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट फोर्सेस है, ऊपर से इस तरह के फोर्सेस है, ठीक है, और नीचे से भी कुछ कुछ फोर्सेस है, ओके, इस डायरेक्शन में भी कुछ फोर्सेस है, ऐसा कुछ मूवमेंट्स भी है, लेट्स सपोज ऐसा ऐसा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसमें जो डिफरेंट लोडिंग्स है ना, ये सारे लोड इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब ये स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए। ओके, अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई, मतलब हमको इक्विलिब्रियम चेक करना होगा स्ट्रक्चर का। ओके, मतलब समेशन ऑफ टोटल फोर्स एफ ऑफ इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी 0, समेशन ऑफ टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी 0। वाई कहने का मतलब ये वर्टिकल वाई डायरेक्शन हो गया, ये एक्स हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया एम जेड, जिसके अबाउट आप मोमेंट लिखोगे। ये 2 इक्वेशन हो गया। अब ये 2 इक्वेशन सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, तभी तो मतलब है ना इक्विलिब्रियम का। क्यों? देखो, अगर y डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्विलिब्रियम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज नीचे वाला फोर्स ज्यादा है तो स्ट्रक्चर जो है नीचे से ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसा कोई घर देखा है जो नीचे से ऊपर ऐसा जाता रहा है, जो मतलब जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, हम जो धरती पे घर बना रहे हैं उसमें समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा बात बता रहा हूं, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो दोनों बगल से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस होने चाहिए वो सारे इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तुम देखोगे जैसा बस चलता है ना वैसा ही तुम आपने जो घर बनाया फिर ब्रिज बनाया वो चलता रहेगा। एक फोर्स अनबैलेंस्ड है ना, तो जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स है उस डायरेक्शन में स्ट्रक्चर मूव करेगी।
तो ये होना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम तो ईंटें पत्थर का बना रहे हैं, वो मूव करते करते टूट जाएगा, तुरंत टूट जाएगा, खत्म, ध्वंस हो जाएगा। अब देख लो भूकंप आती है, थोड़ा सा झटका लगता है, उसी में टूट जाता है। वो सारे क्यों होते हैं? यही अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण इतना वाइब्रेशन आ जाता है कि फोर्स अनबैलेंस हो जाता है। ओके, जो फोर्स किसी एक पर, ये चीज मैंने बताया था स्टील में, जो फोर्स किसी एक डायरेक्शन में लग रहा था, अब उसका डायरेक्शन ही चेंज हो गया और दूसरी दिशा में लगने लगा, मटेरियल टूट गया, क्योंकि उस दिशा में मटेरियल को उतना स्ट्रेंथ नहीं है, लेट सपोज, तो फेलियर। समझ रहा है कि नहीं? तो ये सब चीजें होती हैं। सिमिलरली इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए अबाउट किसी भी पॉइंट, लेट्स सपोज ये पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट पर मूवमेंट ड्यू टू ऑल दिस लोड, और इसको मान लो रिएक्शन, ऑल दिस रिएक्शन मस्ट बी जीरो, मतलब मूवमेंट इक्विलिब्रियम में भी आपका स्ट्रक्चर रहना चाहिए। समेशन ऑफ एम जेड अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो। ये तीन चीज सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों, बच्चों याद रखना, जब एसएफडी आपके पास है, ठीक है, उससे आपने लोडिंग डायग्राम बना लिया, बना लिया, तो बनाने के बाद क्या करना है, आप सबसे पहले ये चेक करना, जो भी लोडिंग डायग्राम आपने निकाला, लोड निकाल लिया होगा, रिएक्शन निकाल लिया होगा, सब निकाल लिया होगा बाय यूजिंग दैट एसएफडी, निकाल लिया, तो आप सबसे पहले ये इक्वेशन को अप्लाई कर देना। कौन सा? एटलीस्ट समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो शियर फोर्स से लोडिंग डायग्राम बनाया है उसमें आपको एक्सियल फोर्सेस का कोई आइडिया नहीं पता चलेगा। अगर आपको एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम दिया होता उस मेंबर के लिए, तो आप एक्सियल फोर्स या फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रिएक्शन निकाल पाते हैं। क्लियर है? लेकिन उसका कोई डेटा नहीं दिया है, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स फोर्सेस जो कि नीचे से ऊपर या फिर ऊपर से नीचे की दिशा में वर्टिकली अपवर्ड या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। ट्रांसवर्स मतलब समझ रहे हो ना? कोई फोर्स अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है मेंबर से, है ना, दैट इज ट्रांसवर्स फोर्स। ओके, तो अगर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपका फोर्स है, तो आप सबसे पहले ये चेक कर लेना, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। अगर ये नहीं हो रहा है, मतलब आपने जो लोडिंग डायग्राम बनाया है वो कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है, तो उस लोडिंग डायग्राम को आपको बैलेंस करना होगा फिर से। उस एसएफडी को देखना, फिर एक बार सोचना, क्या मेरा लोडिंग डायग्राम तो सही है, लेकिन फिर भी मेरे को फोर्स अगर बैलेंस करना है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट डिसाइड करके वहां पे ये पॉइंट लोड को डाल देना। समझ रहे हो? लेकिन ऐसा जनरली होगा नहीं, क्योंकि एसएफडी से जब भी आप लोडिंग डायग्राम बनाओगे, वो वर्टिकल डायरेक्शन में आपका फोर्स बैलेंस ही आएगा, ठीक है। देखो, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस आ गया लोडिंग डायग्राम पे, लेकिन उसके बाद आप क्या, ये वाला जो इक्वेशन मैंने बता रहा है, थर्ड वाला इक्वेशन, कि वो जो लोडिंग डायग्राम जो भी बन गया, उसके किसी भी एक पॉइंट के अबाउट, लेट्स सपोज आपको पता चला लोडिंग डायग्राम की ये मेरा सपोर्ट ए है या फिर ये मेरा सपोर्ट बी है, ऐसा जो भी कुछ पता चला, तो किसी भी एक पॉइंट को कंसिडर करके उस पॉइंट के अबाउट जितने भी लोड है, जितने भी रिएक्शन है, सबका समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो लिखो। ये इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गया, तो ये भी कंफर्म हो जाना कि आपका वो बीम भी सिंपली सपोर्टेड था, आपने जो लोडिंग डायग्राम बनाया वो भी सही है, और आपका स्ट्रक्चर भी पूरा रोटेशनली भी स्टेबल है। रोटेशनल स्टेबिलिटी का नहीं बताया। अगर समेशन ऑफ मोमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस एंड रिएक्शन अबाउट एनी पॉइंट इन दिस मेंबर विल नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा बच्चे? घूमेगा, गोल गोल घूमेगा। समझ रहे हो? तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो वहां पे कंसिडर करके हम अपना, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंसिडर करके स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हैं या फिर डिजाइन करते हैं। क्लियर है? तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। तो ये इक्वेशंस अप्लाई करना बहुत जरूरी है, इन इक्वेशंस को, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, मान लो, तो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, लेट्स सपोज इसका कुछ एक वैल्यू आ गया, हो सकता है इसका वैल्यू प्लस में आ गया या फिर इसका वैल्यू नेगेटिव में आ गया, ठीक है। तो जो भी इसका वैल्यू आ गया, प्लस या नेगेटिव, मतलब उस दिशा में, ठीक है, मैं बताऊंगा वो प्लस माइनस क्या है, तो उस दिशा में उस मेंबर को, उस सपोर्ट के अबाउट वो सारे फोर्सेस रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको स्टेबल रखने के लिए हमको अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा, तो लगा देंगे मोमेंट वहां पे। तो वो अगर मोमेंट लग जाएगा, लेट सपोज यहाँ पे अब ऐसे लगा दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सिंपल सपोर्ट नहीं, फिक्स्ड एंड था, ये फिक्स्ड सपोर्ट होगा। क्या होगा? फिक्स्ड सपोर्ट।
समझ में आया क्या? ओके, सो इस तरह से हमको इक्विलिब्रियम लगानी है। जब भी आप एसएफडी या फिर एसएफडी से लोडिंग डायग्राम बना लिया और बीएमडी से लोडिंग डायग्राम जब भी बना लोगे, उसमें फिर मोमेंट इक्विलिब्रियम चेक करने की जरूरत नहीं है, वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगी। ठीक है, अगर बीएमडी से बनाया है तो वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, लेकिन एसएफडी से अगर बना रहे हो तो उसका मोमेंट इक्विलिब्रियम जरूर चेक करो। ठीक है, इतना होने के बाद सारा बेसिक्स समझ लिया, सुन लिया। ये बताना जरूरी था क्या? शायद जरूरी ही था मेरे हिसाब से। सो मैंने बता दिया। इन सब चीज़ों को अगर लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए, लिखना है क्या लिख लीजिए, सब बातें, और जो भी आपको समझ में आते हैं, हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाला हेडिंग में जो भी मैंने अभी बोला, इनको पॉइंट्स वाइज बना के लिख लो आप अपने लिए, है ना। पॉइंट में क्या लिखोगे? ये तो पहला पॉइंट लिखोगे इन सब चीज़ों को, साइन कन्वेंशन वाले बातों को। फिर दूसरा ये लिख लो कि किस तरह के लोडिंग डायग्राम के लिए एसएफडी का वेरिएशन कैसा होता है, हाँ, किसी के लिए कांस्टेंट, किसी के लिए लीनियर, किसी के लिए ये। फिर तीसरा पॉइंट ये लिख लो, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड का और कंसंट्रेटेड मूवमेंट का इफेक्ट। ऐसे मैंने सब कुछ लिखवा दिया इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में, जहाँ पे जो बातें आई हैं मैंने वहाँ पे लिखवा दिया है। लेकिन यहाँ पर सब चीजों को एक पन्ना लगेगा, छोटे छोटे अक्षर में उसको एकत्रित कर लीजिए। तब कॉन्सेप्ट को हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब कॉन्सेप्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो हाँ, मजा आ रहा है। अब ऐसा लगेगा, है ना। रिवीजन भी आपका प्रॉपर होगा, आपका एक नोट्स भी अच्छा बनेगा। उसके बाद कौन सा पॉइंट लिखोगे? उसके बाद ये वाला लिख लेना कि जब भी एसएफडी से लोडिंग डायग्राम बनाएंगे तो हमको मोमेंट इक्विलिब्रियम चेक करना है, और बीएमडी से अगर लोडिंग डायग्राम बना रहे हैं तो हमको मोमेंट इक्विलिब्रियम चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब इक्विलिब्रियम आपको चेक करना है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, फिर मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के ये चेक करना है कि मेरा लोडिंग डायग्राम जो है वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। नहीं होगा तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के उस लोडिंग डायग्राम को मेरे को बैलेंस कर देना है। या फिर जो अनबैलेंस्ड मूवमेंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पॉइंट के बाद मूवमेंट लगा के हमको मूवमेंट इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करवा लेनी है। क्लियर है? तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। अब चलिए अपन जो है ओके, तो हमने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे बेसिक बातें हमने अभी देख ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसका अब हम लोडिंग डायग्राम निकाल के देखेंगे। तो देखो ये आपका एसएफडी है, क्वेश्चन पूछ रहा है बीएमडी बनाने के लिए, तो हमको सबसे पहले एसएफडी का लोडिंग डायग्राम बनाना होगा और इस लोडिंग डायग्राम का हम बीएमडी बना लेंगे। शायद आवाज नहीं जा रही होगी, लेट मी पुट योर माइक्रोफोन। मेरे को दिक्कत हो रहा है, लोकेशन चेंज हुई है, मेरा गाँव आ गया हूँ, जस्ट ए मिनट। ठीक है, आवाज आ रही है अब? ओके ओके, तो सुनो, हमको क्या करना है, इस एसएफडी का बीएमडी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट सबसे पहला बताया था कि डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट जो है इसको हम डिसाइड कर लेंगे। डिसाइड करने का क्या मतलब है, जैसा कि आपको यहाँ क्वेश्चन में बीम गिवन है, तो इस बीम को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये बीम आपको कुछ यूं दिखेगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट। तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिसाइड करने का मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज मैं लेफ्ट टू राइट अपना शियर फोर्स का इक्वेशन लिख रहा हूं, तब जाके मेरा ये लोडिंग डायग्राम, मतलब सॉरी एसएफडी मेरे को मिला है। मतलब लोडिंग डायग्राम के ऊपर मैं लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में शियर फोर्स का इक्वेशन लिखते जा रहा हूं, तो मेरे को जाके ये एसएफडी मिला है। हम ये सोच लिए। तो लेफ्ट टू राइट लिखने का क्या मतलब हुआ कि मैं ए बी स्पैन के लिए अगर एसएफडी लिखूंगा, शियर फोर्स का इक्वेशन लिखूंगा, एस एक्स इक्वल टू, तो एक्स एक्स सेक्शन लूंगा और एक्स फ्रॉम कहां से मेजर कर लिया, ए से। सिमिलरली अगर बीसी स्पैन के लिए लिख रहा हूं तो एक्स एक्स सेक्शन में ले रहा हूं और बी फ्रॉम एक्स फ्रॉम बी मेजर कर लिया। सिमिलरली सीडी स्पैन के लिए एक्स एक्स सेक्शन लिया, एक्स फ्रॉम सी मेजर कर लिया। डी स्पैन के लिए एक्स एक्स सेक्शन लिया, एक्स फ्रॉम डी मेजर कर लिया। तो हमेशा एक बात को नोटिस करना कि जब भी आप एसएफडी से लोडिंग डायग्राम बनाओगे तो कोई एक ही डायरेक्शन को चूज कर लीजिए, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मतलब लेफ्ट टू राइट तो लेफ्ट टू राइट सारे स्पैन में, अगर राइट टू लेफ्ट तो राइट टू लेफ्ट सारे स्पैन में। हाँ, अगर ट्रायंगुलर लोडिंग वाली सिचुएशन है, जस्ट मिनट, आई एम गेटिंग ए कॉल। ओके, ट्रायंगुलर लोडिंग या फिर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोडिंग वाली सिचुएशन अगर बनती है तो वहां पर आप कोशिश करना कि वो ट्रायंगुलर पोर्शन का कैलकुलेशन हो पाए आपसे। समझ में आया? मतलब, और ये वो कब होगा जब एसएफडी में आपका पैराबोलिक होगा।
एसएफडी का डायग्राम, तब आप समझ जाना कि उस स्पैन के ऊपर ट्रायंगुलर लोडिंग था। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम यही डिसाइड करेंगे, यही सोचेंगे कि जिधर से मेरे को ट्रायंगुलर पोर्शन मिलेगा मैं उधर कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो वहां पे ये लेफ्ट राइट वाली नहीं होगी, मतलब जितना इजीनेस से आप इक्वेशन लिख पाओगे उस हिसाब से देखना है। तो ये समझ में आया, हम इस क्वेश्चन में लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहां तक बेसिक क्लियर है। चलो, तो अगर ऐसा मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले हम ए बी स्पैन के लिए अगर शियर फोर्स लिखेंगे ए बी स्पैन के लिए, तो यहाँ पे देखो शियर फोर्स ए बी स्पैन पे पॉजिटिव है एसएफडी का डायग्राम है। लेट मी ड्रॉ दिस बीम ओनली इन नेक्स्ट पेज, ताकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं और वहां पे मेरा लोडिंग डायग्राम बनते चले। ठीक है, तो ये मैंने बीम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में बना दिया है। तो अब देखिए ए टू बी स्पैन में देखिए एसएफडी पॉजिटिव है 3 किलो न्यूटन का, और ये कांस्टेंट है। ए टू बी स्पैन में जो इसका वेरिएशन है ना, ध्यान से देखना, ये कांस्टेंट है। अब इस तरह का वेरिएशन कब होगा, देखो लेट्स सपोज कि ये कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई एक बीम है, यहाँ पे एक पॉइंट रिएक्शन है। ठीक है, एक रिएक्शन है लेट्स सपोज। अब इस स्पैन में यहाँ पर लेट्स सपोज लेफ्ट टू राइट आपका मूवमेंट है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में अगर एक्स एक्स सेक्शन पे एक्स फ्रॉम ए, ठीक है, एक्स फ्रॉम ए अगर आप देखोगे तो शियर फोर्स का वैल्यू क्या लिखोगे, ये लेफ्ट टू राइट आप मूव कर रहे हो तो ये जो एक्स एक्स वाला फेस है दिस इज ऑल्सो लेफ्ट फेस, आपको पता है, बार बार नहीं बताऊंगा। तो लेफ्ट फेस पे शियर फोर्स अपवर्ड, सो फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम। राइट फेस पे डाउनवर्ड, सो क्लॉकवाइज रोटेशन, सो पॉजिटिव इन नेचर। और एसएफ की मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितना ये रिएक्शन का मैग्नीट्यूड होगा, लेट्स सपोज आर ए है ना, तो आर ए प्लस आर ए। तो लेफ्ट अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो अगर अपवर्ड शियर फोर्स आपको देखने को मिल रही है तो वो पॉजिटिव होगी। तो अपवर्ड कब होगी, जब आपका यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए टू बी स्पैन में देख रहा हूं, ए टू बी तक, बी के मतलब जो सेक्शन एट बी है उसके जस्ट लेफ्ट में, सेक्शन एट बी के जस्ट लेफ्ट में, कहने का मतलब है ऊपर वाला आपको जस्ट लेफ्ट में मिल रहा है, सेक्शन एट बी के जस्ट लेफ्ट तक। तो अगर हम देख रहे हैं तो वहां पे शियर फोर्स का नेचर जो है कांस्टेंट है, इट इज ऑफ +3 किलो न्यूटन, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पे कोई एक सपोर्ट रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं आर ए, जिसकी मैग्नीट्यूड है 3 किलो न्यूटन, ए पॉइंट लोड का, ये पता चला। अब देखो, और ये कांस्टेंट जा रही है इसका एसएफडी कहां तक, जस्ट लेफ्ट ऑफ बी तक ये कांस्टेंट गई है, और जस्ट राइट ऑफ बी में देखोगे तो आपका शियर फोर्स नेगेटिव हो गई है, और कितना, -3, कितना का, -3। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर मैं सेक्शन एट बी का बात करूं तो लेट्स सपोज यहाँ पर, तो मैंने बताया था देखो शियर फोर्स डायग्राम में अगर एक ही सेक्शन पे 2 ऑर्डिनेट मिल रहे हैं शियर फोर्सेस का, जैसे ये +3 और यहाँ पे -3, तो इसका मतलब क्या हुआ, लोडिंग डायग्राम में उसी पॉइंट पे एक पॉइंट लोड होना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड होगा कितना, डिफरेंस ऑफ दिस 2 ऑर्डिनेट्स। तो इन दोनों ऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेंगे, 3 -3 मतलब 3 + 3 6 किलो न्यूटन। तो 6 किलो न्यूटन का शियर फोर्स मतलब एक पॉइंट लोड होना चाहिए किधर से, एट बी, वो भी क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह का, समझ रहे हो। अगर इस तरह का होगा, ठीक है, तभी तो आप इक्वेशन लिख पाओगे। अगर यहाँ पे एक्स एक्स सेक्शन लोगे, एक्स एक्स सेक्शन, तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, +RA -6, तो RA का वैल्यू कितना, 3, तो -6 = -3। तो जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट बी आपका शियर फोर्स नेगेटिव में जाएगा, -3, तो ये पॉइंट लोड वहां पे होना चाहिए। तो इससे मेरे को ये पता चला, वो भी ऊपर से नीचे, तो ऊपर अप टू डाउन डायरेक्शन में होगा तो ऑब्वियसली लोडिंग होगा और पॉइंट लोड होगा। क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पॉइंट सी तक के लिए। तो ये 3 किलो न्यूटन पॉइंट सी तक कांस्टेंट है, मतलब बी से लेके सी तक में कोई लोडिंग और नहीं है, पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक में और कोई लोडिंग नहीं है, क्योंकि वो शियर फोर्स वहां पे कांस्टेंट है ना, जो भी लोड है पॉइंट बी पे था एक पॉइंट लोड। अब देखो सी से डी के बीच में शियर फोर्स जो है लीनियर वेरिएशन है। अगर शियर फोर्स का लीनियर वेरिएशन है, इसका मतलब सी से डी के बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है, और यूडीएल है। और ये लीनियर वेरिएशन भी ऐसा है कि वो नेगेटिव में ही जा रहा है, वो लीनियर वेरिएशन भी ऐसा है कि वो नेगेटिव में ही जा रहा है, तो वहां पे एक यूडीएल होगा, तो यहाँ पे एक यूडीएल होगा,
सी से डी के बीच में। तो लेट्स सपोज ये जो यूडीएल है, ये इसका मैग्नीट्यूड जो है इट इज W किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? W किलो न्यूटन पर मीटर, जो कि हमको निकालनी है। अब ये यूडीएल का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे? तो देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मैं समझाता हूं। अभी इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले भी डिराइव कर दिया है, ठीक है। तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम ds बाई dx विथ रेस्पेक्ट टू x इक्वल टू माइनस ऑफ ds बाई dx इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ लोडिंग ओवर द स्पैन। ये चीज होती है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में है, तो CD पोर्शन में आपका क्या है? यूडीएल है, ये मैंने माना है। तो माइनस ऑफ स्लोप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम ds बाई dx। ये माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इसलिए आ रहा है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो लोडिंग का डायरेक्शन इट इज डाउनवर्ड, है ना, अप टू डाउन, इस तरह से, मतलब इस तरह से आपका यूडीएल लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना, तो ये नेगेटिव होता। ओके, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये पॉजिटिव होता। पॉजिटिव होता मतलब किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ W किलो न्यूटन पर मीटर, ये आपका पॉजिटिव में आ जाती यूजिंग दिस इक्वेशन। देखना अभी कैसे, मतलब क्या बोल रहा हूँ ये समझ में आएगा आपको। देखो, तो माइनस ds अपॉन dx ओवर स्पैन CD इक्वल टू रेट ऑफ लोडिंग W। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं इस इक्वेशन को कैसे एक्सपेंड कर सकता हूं? माइनस शियर फोर्स एट D माइनस शियर फोर्स एट C अपॉन CD इक्वल टू W। समझ रहे हो? तो शियर फोर्स एट D मेरे को पता है कि नहीं? शियर फोर्स एट C मेरे को पता है कि नहीं? CD स्पैन लेंथ कितना है ये भी मेरे को पता है कि नहीं फ्रॉम SFD डायग्राम। तो देखो, तो मैं यहीं पे सॉल्व करता हूं। तो माइनस शियर फोर्स एट D कितना है? माइनस 9 किलो न्यूटन, तो वही पुट कर दिया। माइनस शियर फोर्स एट C कितना है? माइनस 3 किलो न्यूटन, तो वही पुट कर दिया। डिवाइडेड बाई CD स्पैन कितना है? 1 मीटर इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए? W। तो इसको सॉल्व करता हूं तो क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस 9 प्लस 3 अपॉन 1 मीटर इक्वल टू W। तो इक्वल टू माइनस 6 बाई 1 इक्वल टू W। तो W इक्वल टू 6 किलो न्यूटन पर मीटर एंड रेट ऑफ लोडिंग इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि अगर रेट ऑफ लोडिंग मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में एज्यूम किया था, तो ही मेरा ये जो इक्वेशन आया था ds बाई dx इक्वल टू माइनस W आया था, है ना, या फिर माइनस dx बाई ds बाई dx इक्वल टू W आएगा। ठीक है, तो ये मेरा बेसिक था। अगर यहां पर भी अगर नेगेटिव आ जाता तो मतलब मेरा एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग एंड द यूडीएल इज अप डाउन टू अप, मतलब इस डायरेक्शन में लगता। क्लियर है? तो यूडीएल का मैग्नीट्यूड उस 1 मीटर स्पैन के ऊपर कितना है ये मेरे को पता चल गया। कितना? 6 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इसको भी लिख देते हैं। तो दिस इज योर 6 किलो न्यूटन पर मीटर यूडीएल। ओके, अब देखो पॉइंट डी पर ही क्या है? देखो शियर फोर्स आपका -9 तक गया, फिर आपका 0 हो रहा है, फिर 0 हुआ, 0 होने के बाद फिर पॉजिटिव में भी जा रहा है 2 किलो न्यूटन। मतलब क्या? मतलब कि इसका मतलब ये हुआ, अगर आप यहां पे कोई सेक्शन लोगे x सेक्शन, ठीक है, तो -9 जो शियर फोर्स है जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट डी तक आपको -9 का शियर फोर्स मिल चुका है। सुनना बात को, जस्ट लेफ्ट ऑफ सेक्शन एट डी तक आपको -9 का मतलब शियर फोर्स मिल चुका है। अब जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट डी, जब आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट लेफ्ट टू राइट है इक्वेशन लिखने का, तो जस्ट राइट ऑफ सेक्शन एट डी पर आपको कितना मिल रहा है शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड? +2। इसका मतलब क्या हुआ कि एट पॉइंट डी कोई एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक कंसंट्रेटेड लोड होना चाहिए, क्योंकि एसएफडी का जो डायग्राम है यहाँ पर, इसमें आप देखिए एसएफडी के डायग्राम है, पॉइंट डी के ऊपर दो ऑर्डिनेट्स हैं, एक तो -9 का, दूसरा +2 का। 2 ऑर्डिनेट्स हैं, एक -9 का, दूसरा +2 का। सो यहाँ पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक पॉइंट लोड होना चाहिए, फिर रिएक्शन होना चाहिए। समझ रहा है कि नहीं? अब ये जो पॉइंट लोड या फिर रिएक्शन ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जो यहाँ पे होगा,
उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डिफरेंस ऑफ दिस टू शियर फोर्सेस। अब ये डिफरेंस ऑफ दिस टू शियर फोर्सेस कितना, -9 -2 प्लस -9 प्लस सॉरी इसका डिफरेंस लिखा, मतलब डिफरेंस क्या होगा, मतलब ऊपर से नीचे को घटाएंगे तो 2 माइनस -9 मतलब 2 + 9 11 किलो न्यूटन। तो 11 किलो न्यूटन का एक वहां पे आपको सपोर्ट रिएक्शन मिलेगा एट डी। तो ये मैंने लिख दिया RD 11 किलो न्यूटन। अब देखो पॉइंट ई, और ये जो +2 का जो शियर फोर्स आया ये कांस्टेंट अप टू पॉइंट ई, और पॉइंट ई तक कांस्टेंट है, लेकिन फिर वहां पे 0 हो गया पॉइंट ई पर ही। मतलब इसका मतलब क्या होगा, वहां पे पॉइंट ई पर 0 क्यों होगा, वहां पे 0 इसलिए होगा क्योंकि पॉइंट ई पर मेरा एक पॉइंट लोड होगा, वो भी क्या, जो कि ये +2 के बराबर होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपवर्ड अगर प्लस हो रहा है, यही ना देख रहे हैं, जैसे RA का इफेक्ट प्लस में था, RD का इफेक्ट प्लस में था, है ना। तो पॉइंट ई पर भी तो SFD में आपको 2 ऑर्डिनेट मिल रहे हैं, एक +2 का, यहाँ पे देखो एक +2 का, एक 0, समझ रहे हो। नहीं तो ये +2 एज इट इज +2 ही रहता कंटिन्यूअस, लेकिन वैसा नहीं है, वहां पे 0 हो जा रहा है ना पॉइंट ई पे। देखिए स्पैन में आगे टच कर रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट ई पर आपका एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक पॉइंट लोड होगा फ्री एंड पर। तो मैं ये ऐसे बना सकता हूं लोडिंग डायग्राम में कि पॉइंट ई पर एक 2 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, पॉइंट लोड। समझ में आ गया, दिस इज योर लोडिंग डायग्राम। अब इसमें कितना कितना स्पैन गिवन है, स्पैन को लिख लो। AB स्पैन 2 मीटर का है, BC स्पैन 1 मीटर का है, CD स्पैन 1 मीटर का है, और फिर DE स्पैन ये भी 1 मीटर का है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि कैसे हम SFD से लोडिंग डायग्राम बना लिए। तो ये जो लोडिंग डायग्राम मेरा बना है बच्चों, ये मेरा कैसे बना है, SFD टू लोडिंग डायग्राम। तो मैंने क्या बोला था, मैंने हमेशा बोला है कि ये लोडिंग डायग्राम जो भी मेरा होगा वो हमेशा 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0, तो यहाँ पे आप देख नहीं पाओगे तो उसको कैंसिल करो। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0, तो चलो पहला इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, ये कॉन्सेप्ट लिख लिया है तो ठीक है, मैं इरेज कर देता हूं अगर लिख लिया है तो। एक्चुअली अभी वीडियो का जो अपलोडिंग होगा वो थोड़ा स्लो रहेगा क्योंकि मैं अभी एक गांव में हूँ, अपना विलेज आ गया हूँ, तो अपने लोकेशन से मैं शिफ्ट कर गया हूँ, तो यहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी इशू रहती है। उसके बाद थोड़ा मेरे को कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन भी नहीं है इधर। ओके, तो ये बुधवार तक मीन्स अप टू दिस कमिंग वेडनेसडे ये अपलोडिंग का जो रेट है थोड़ा स्लो रहेगा, ठीक है। जितना जो हम 5-6 घंटे 8 घंटे का वीडियो डेली डालते थे, अब हो सकता है मैं 1 घंटे का 2 घंटे का डालूं, ठीक है। तो लेकिन आफ्टर वेडनेसडे मैं यहाँ से निकलूंगा, थर्सडे में पहुंचूंगा नेक्स्ट, मतलब 3 तारीख को। तो 4 सितंबर से देंगे फिर रैपिड में। ओके, कंटेंट तो ये देखो, तो चेक फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ लोडिंग डायग्राम। तो लोडिंग डायग्राम का इक्विलिब्रियम चेक करेंगे तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस f ऑफ y इक्वल टू 0। तो अगर f ऑफ y मतलब ये वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस आपका बैलेंस्ड होना चाहिए, तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन, मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड। तो मैं लिखता हूं 6 प्लस क्या निकला था, 6 प्लस 6 इंटू 1 UDL प्लस 2 कितना आ गया 14 किलो न्यूटन, ठीक है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, RA प्लस RD इक्वल टू 3 प्लस 11 इक्वल टू 14 किलो न्यूटन अपवर्ड लग रहा है। तो देखो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इक्विलिब्रियम है। नाउ मोमेंट इक्विलिब्रियम लिखते हैं। ओके, मोमेंट इक्विलिब्रियम ऑफ लोडिंग डायग्राम, मोमेंट इक्विलिब्रियम ऑफ लोडिंग डायग्राम।
अब हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, और ये जो एजम्पशन मैं बताऊंगा हमेशा इसको स्टैंडर्ड मान के चलना। लेट्स सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूं कि क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होता है इट इज माई पॉजिटिव मूवमेंट, और जो काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉक मूवमेंट होता है काउंटर क्लॉकवाइज इट इज माई नेगेटिव मूवमेंट। ये मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो देखो मूवमेंट इक्विलिब्रियम फॉर लोडिंग डायग्राम लिखूंगा, तो ये जो लोडिंग डायग्राम मैंने अभी बनाया बच्चे, तो यहाँ पे मेरे को दो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, सपोर्ट ए एक देखने को मिल रहा है, एक सपोर्ट डी देखने को मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, किसी भी एक सपोर्ट के अबाउट समेशन ऑफ मोमेंट ड्यू टू ऑल दिस लोडिंग एंड रिएक्शन इक्वल टू मैं 0 लिखूंगा किसी भी एक सपोर्ट के अबाउट, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैं सपोर्ट ए के अबाउट समेशन ऑफ मोमेंट ड्यू टू ऑल द लोडिंग एंड रिएक्शन इक्वल टू 0 लिखता हूँ, तो मेरा मोमेंट कितना आता है मैं चेक करता हूँ। अगर 0 आ गया तो ये मोमेंट इक्विलिब्रियम में है ये लोडिंग डायग्राम। अगर 0 नहीं आया मतलब ये लोडिंग डायग्राम आपका मोमेंट इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो हमको क्या करना होगा हम बताएंगे। तो देखो लेट किधर गया, हाँ लेट वी राइट कि समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सपोर्ट ए, ओके, मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस अबाउट सपोर्ट ए इक्वल टू 0 ड्यू टू ऑल लोडिंग एंड रिएक्शन। तो इसको लिखिए क्या होगा, ऑल लोडिंग एंड रिएक्शन कहने का मतलब है क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे जो जिस मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव लेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज नेगेटिव लेंगे। क्लॉक मतलब सपोर्ट ए के अबाउट, ठीक है, जिसका इफेक्ट इस तरह से होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसका इफेक्ट इस तरह से होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो देख लीजिए अब किसका इफेक्ट कैसा है। तो ये देखो ये लोडिंग डायग्राम, तो देखो जो ऊपर से जो फोर्स आ रहा है मतलब अप टू डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है ऊपर से नीचे, उन सभी का इफेक्ट कैसा है, क्लॉकवाइज है सपोर्ट ए के अबाउट, और जो नीचे से जो फोर्स लग रहा है डाउन टू अप उस सभी का इफेक्ट काउंटर क्लॉकवाइज है। तो जो फोर्सेस हैं उनका इफेक्ट क्लॉकवाइज है और जो रिएक्शंस हैं उनका इफेक्ट काउंटर क्लॉकवाइज है। तो फोर्सेस के कारण हम पॉजिटिव ले लेंगे और रिएक्शंस के कारण काउंटर क्लॉकवाइज ले लेंगे, सिंपल है। मतलब देखो ये 2 किलो न्यूटन का इफेक्ट क्या है, ऐसा है कि नहीं, 2 इंटू लीवर आर्म कितना 2 इंटू 3 5, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है कि नहीं, तो इसको हम प्लस लिखेंगे, समझ में आ रहा है। उसी तरह 6 किलो न्यूटन का इफेक्ट क्या है, ये भी इस तरह से 6 इंटू 2 ऐसा है, तो प्लस 12 लिखेंगे, समझ में आ रहा है। फिर इसी तरह से ये 6 किलो न्यूटन यूडीएल का इफेक्ट भी क्लॉकवाइज है। काउंटर क्लॉकवाइज किसका है, देखो ये आरडी जो रिएक्शन इसका काउंटर क्लॉकवाइज है, तो आरडी इंटू 4 ऐसा लग रहा है, तो इसके आगे माइनस लगा देंगे, समझ में आया। तो चलो इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वल टू मैं लिखूंगा, कहाँ गया मेरा लोडिंग डायग्राम, 2 + 2 इंटू 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 3 + 2 5 मीटर प्लस फिर यूडीएल 6 इंटू 1 टोटल लोड इंटू ये कहाँ पर एक्ट कर रहा है, वो 1 मीटर के आधे पर, तो लीवर आर्म मेरा कितना होगा 0.5 प्लस 3 मतलब 3.5 प्लस 6 इंटू 2, और आर ए जो रिएक्शन है वो तो पॉइंट ए से ही पास कर जा रहा है, उसके कारण कोई लीवर आर्म नहीं है तो उसके कारण कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो केवल आर डी का इफेक्ट होगा। तो 11 इंटू कितना 1 to 4 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए 0 आ रहा है क्या, या कितना वैल्यू आ रहा है, क्या बच रहा है, तो यहाँ पे देखो मेरा ये 0 नहीं आ रहा है, तो ये इक्वल टू मेरा कितना आ रहा है -1 आ रहा है। तो ये अगर -1 आ रहा है तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे, माइनस, देखो माइनस को मैंने क्या एज्यूम किया है, माइनस मतलब मेरा काउंटर क्लॉकवाइज है ना, माइनस का मतलब क्या है मेरा काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ये समझ पा रहे हैं, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया मोमेंट इक्विलिब्रियम लिखा, तो यहाँ से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि अबाउट सपोर्ट ए ये बी में, तो अबाउट सपोर्ट ए इन टोटल लोडिंग एंड रिएक्शन के कारण एक अनबैलेंस्ड मूवमेंट है, क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर इट इज नॉट अंडर द मोमेंट इक्विलिब्रियम, और अबाउट सपोर्ट ए आपका एक काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट
एक्ट कर रहा है। एक्ट कर रहा है यह कहने का मतलब है कि ये लोडिंग एंड रिएक्शन सारे मिलके सपोर्ट ए के अबाउट एक काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट अप्लाई कर रहे हैं, मतलब मेंबर को इस तरह से उठा रहे हैं, ऐसा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेंबर को रोटेट करवा रहा है। ये सारा लोडिंग और रिएक्शन के कारण जो अनबैलेंस्ड मूवमेंट है। तो हमको मूवमेंट इक्विलिब्रियम में रखना है ना स्ट्रक्चर को। तो अगर सपोर्ट ए के अबाउट काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो मेरे को क्या करना होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं एक सेम मैग्नीट्यूड का मूवमेंट अप्लाई कर दूंगा, तो क्या अब मेरा स्ट्रक्चर मूवमेंट इक्विलिब्रियम में रहेगा? समझ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे एक नोट लिखिए, इट मीन्स दैट, इससे हम ये समझेंगे, लिखिए इस बात को लिखिए, इट मीन्स दैट my structure is not under moment equilibrium ठीक है, as we are getting an anti-clockwise movement of अनबैलेंस्ड, ये टर्म भी लिख दो और खूबसूरत लगेगा, अनबैलेंस्ड मूवमेंट ऑफ 1 किलो न्यूटन मीटर about support A due to all the loading and reactions. Hence, to maintain the structure under moment equilibrium, we need to apply 1 kilonewton movement in clockwise direction, CW direction, at support A in loading diagram. क्लियर है? सो लोडिंग डायग्राम पे चलो। तो ये मेरा लोडिंग डायग्राम मैंने निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरे को एक मोमेंट लगा देनी है, तो मेरा लोडिंग डायग्राम अब कंप्लीट हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर भी जो होगा ये बैलेंस्ड होगा। तो ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड 1 किलो न्यूटन मीटर। तो अब जो ये स्ट्रक्चर मिला, ये जो आपको लोडिंग डायग्राम मिला, इट इज अंडर इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये आपका मोमेंट इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करेगा, ये आपका वर्टिकल फोर्स इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई करेगा। अब एक्सियल फोर्सेस का आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसका कोई बात किया ही नहीं है। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ से और एक चीज फीलिंग आएगा कि अगर आपको सपोर्ट टाइप पूछेगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो सपोर्ट ए है वो किस टाइप का सपोर्ट है, तो देखो कौन सा सपोर्ट पे मोमेंट रिएक्शन होता है, फिक्स्ड एंड सपोर्ट पे। तो मेरे को सपोर्ट ए पे एक मोमेंट रिएक्शन और वर्टिकल फोर्सेस भी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक फिक्स्ड सपोर्ट होगा। सपोर्ट ए जो होगा है ना, वो एक फिक्स सपोर्ट होगा। और सपोर्ट डी जो है ये एक रोलर सपोर्ट है, ठीक है। जनरली एक रोलर सपोर्ट है, मतलब जो बीम है आपका इस तरह से है, यहाँ पे एक पॉइंट लोड है, दिस इज ए, दिस इज डी, यहाँ पे एक छोटा सा यूडीएल, फिर यहाँ पे एक 6 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड। समझ में आ रहा है? तो एक सिंपल रोलर सपोर्ट है,
तो आप सपोज डी के अबाउट भी मोमेंट इक्वल टू 0 लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम ज्यादा अच्छा हुआ कि हम ए के अबाउट लिख दिए। ज्यादा अच्छा कहने का मतलब क्या है, तो उसके अबाउट लिख दिए तो वहां पे एक्यूरेटली निकल गया। ठीक है, तो ये मेरा लोडिंग डायग्राम निकल गया बच्चों। तो हमको क्या बनानी है, इसकी बीएमडी बन जाएगी तुरंत। कैसे, एक्स एक्स सेक्शन लेंगे हर एक मेंबर में। जैसे कि ए बी स्पैन के लिए बीएमडी लिखना, एक्स एक्स इधर लिया, एक्स फ्रॉम ए। बीसी के लिए तो एक्स एक्स यहाँ लिया, एक्स फ्रॉम बी। सीडी के लिए यहाँ पे लिया एक्स एक्स, एक्स फ्रॉम सी। फिर डी टू ई के लिए यहाँ पे लिया एक्स फ्रॉम ई, मतलब एक्स फ्रॉम डी कर दूंगा। ठीक है, अब इसका लोडिंग डायग्राम लिखते हैं, सॉरी बीएमडी लिखते हैं। चलिए मैं ये इक्विलिब्रियम वाला जो कॉन्सेप्ट लिखा था इसको इरेज करता हूं। रहने दो। तो चलो बीएमडी, इसका बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना लो कॉपी में फटाफट, मेरे बनाने से पहले। तो फॉर स्पैन ए बी, फॉर स्पैन ए बी एक्स फ्रॉम ए, कट करके निकाला एक्स एक्स सेक्शन, एक मोमेंट 1 किलो न्यूटन मीटर का और एक सपोर्ट रिएक्शन आर ए एक्स फ्रॉम ए। तो एम एक्स इक्वल टू सैगिंग हॉगिंग इफेक्ट देखते हुए लिख दूंगा, तो +1 फिर प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब +1 प्लस 3 इंटू एक्स, वेरिएशन इज लीनियर। तो एम एट ए एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू +1 किलो न्यूटन मीटर। एम एट बी एक्स इक्वल टू 3, सॉरी 3 है ना, 2 है, क्या है 2 किलो न्यूटन ना, ओके सॉरी 2 मीटर ना, x इक्वल टू 2 मीटर। तो कितना 6 + 1 7 किलो न्यूटन मीटर, और वेरिएशन इज लीनियर। ठीक है, नाउ बेंडिंग मोमेंट फॉर ए बी हो गया, BC फॉर BC स्पैन x फ्रॉम B। तो कट करके निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इतना सारा बनाया है। RB यहाँ पे एक पॉइंट लोड है, कितना 6 किलो न्यूटन का, ये B पॉइंट, तो x फ्रॉम B, ये मेरा x एक्स सेक्शन, और ये मेरा क्या है 1 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है, तो mx इक्वल टू ये 2 मीटर +1 प्लस RB 2 इंटू एक्स 2 प्लस एक्स, सॉरी RA 2 इंटू RB बोल रहा हूँ, ये सब थोड़ा थोड़ा हो जाता है, सर दर्द दे रहा है यार, पढ़ाने के लिए नहीं, मेरा मतलब थोड़ा तबीयत खराब लग रहा है, यहाँ पे जर्नी में था ना। फिर भी वो बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया होगा तो बोलना, ठीक है, कांटेक्ट करना है, सब समझा देंगे, फिर से फोन पे बता दूंगा, फोन पे समझा दूंगा। तो +1 प्लस RA इंटू 2 प्लस एक्स, फिर -6x, क्यों, ये 6 किलो न्यूटन जो लोड है, इसका जो इफेक्ट है अबाउट एक्स एक्स सेक्शन, इट इज हॉगिंग सैगिंग मतलब समझ रहा है ना। इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर है सारे देख लो, सब हॉगिंग सैगिंग क्लियर। वेरिएशन इज लीनियर, तो m एट b x इक्वल टू 0 7 किलो न्यूटन मीटर, m एट इरेज अब तो करना है, तो m एट b c था ना, m एट c x इक्वल टू कितना पुट करूंगा बच्चे, 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर, तो कितना हो जाएगा +1 प्लस 3 गुना 2 प्लस 1 मतलब 3, फिर क्या था -6 गुना 1
तो क्या आ रहा है, +1 +9 -6 इक्वल +4 किलो न्यूटन मीटर। वेरिएशन इज लीनियर। नाउ बेंडिंग मोमेंट फॉर CD स्पैन, इसमें UDL है देखो, है ना। तो देखो मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन mx का, आप लिख लो mx का इक्वेशन। मेरे को याद नहीं है, मैं ऐसे लिख दूंगा +1 प्लस RA इंटू, अब क्या हो जाएगा 3 + x माइनस 6 इंटू 1 + x, ठीक है, माइनस 6 इंटू x/2, यही होगा क्योंकि यूडीएल का मैग्नीट्यूड भी 6 है। तो वेरिएशन देखो पैराबोलिक है ना, पैराबोलिक, ठीक है, मतलब 2 डिग्री कर्व बनेगा। इरेज करता हूं, ये सब लिख लिया होगा आई थिंक, आई होप सो, नहीं तो वीडियो में बैक जाके लिख लीजिए क्योंकि वो तो लिखा है ना उस समय। सो मैं किधर निकालेगा, तो m एट कौन सा स्पैन के लिए था, CD स्पैन के लिए, तो m एट C x = 0 पुट करेगा, देखना +4 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा, ठीक है। नाउ m एट D x = 1 किलो न्यूटन 1 मीटर पुट करिए, तो ये देखिए आ जाएगा -2 किलो न्यूटन मीटर। तो ये देखो CD स्पैन में जो आपका वेरिएशन था ये क्या हुआ, +4 टू पैराबोलिकली वेरिएशन किया है -2 तक पैराबोलिकली, तो कहीं ना कहीं मेंबर में 0 हुआ, x फ्रॉम समवेयर। तो ये कहाँ पे 0 हुआ ये भी निकल जाएगा, कैसे, अगर CD स्पैन में जो mx का मैंने इक्वेशन लिखा है इसको मैं 0 के लिए सॉल्व कर दूं, ठीक है, वो x = 0 कहाँ पे, मतलब बेंडिंग मोमेंट = 0 कहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट भी मिल रहा है आपको, ये आपको कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट भी मिल रहा है ना, CF पॉइंट, क्वेश्चन भी इधर से भी आता है, कन्वेंशनल में डाल सकता है कि मेंशन दी कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट, ये क्वेश्चन दिया मेंशन दी कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट। तो देखो, तो यहाँ पे mx = मैं 0 पुट कर दूंगा, तो x का वैल्यू कहाँ पर, मतलब मोमेंट का वैल्यू कहाँ पर 0 हुआ उतना x हमको पता चल जाएगा। सो फॉर बेंडिंग मोमेंट = 0 इन स्पैन CD, पुट mx CD = 0 और सॉल्व करिए, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, निकाल लो। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड कैलकुलेट दिस। तो इस CD के लिए लिख लिया यार, अब मैं किसके लिए लिखूंगा, DE, मतलब DE है ना, DE के लिए लिखूंगा, तो mx फॉर बेंडिंग मोमेंट फॉर DE, देखो DE के लिए लिखता हूं, अभी लेफ्ट टू राइट उतना बड़ा इक्वेशन हो जा रहा है, तो मैं x फ्रॉम E ले लेता हूं। x फ्रॉम अगर E ले लूंगा तो देखो ये x सेक्शन, x फ्रॉम E, ये E पे एक पॉइंट लोड है 2 किलो न्यूटन का, और ये टोटल स्पैन कितना है इसका 1 मीटर का। तो देखो mx = ये 2 किलो न्यूटन पॉइंट लोड के कारण किस तरह का इफेक्ट है, हॉगिंग, -2 इंटू x, यही ना। तो m एट E x = 0 m एट D x = 1 मीटर -2 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है, वेरिएशन इज लीनियर, मतलब माइनस से 0 तक में जा रहा है। तो ये आपको BMD का वेरिएशन लिख लिया, तो चलिए इसका बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। क्या बच्चे, बना ले फटाफट, झक्कास टाइप से। तो ये मैंने लोडिंग डायग्राम पहले से बना दिया ताकि BMD बनाने में मेरे को कोई दिक्कत ना आए। तो मैं डिफरेंट पॉइंट्स पर ये पॉइंट बना देता हूं। चलो इसका BMD लिखते हैं। तो देखिए पॉइंट A से सपोर्ट A पर आपका BMD कितना था, बेंडिंग मोमेंट +1, और B तक कहाँ कितना हो गया +7, वेरिएशन इज लीनियर। तो +1 से +7, +1 टू ये +7, वेरिएशन इज लीनियर, तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। फिर
बी से आपका लीनियरली डिक्रीज हुआ और पॉइंट सी पर आपका कितना हो गया 4 किलोन्यूटन मीटर। ये कितना हो गया +4 किलोन्यूटन मीटर। अब देखो पॉइंट सी से पॉइंट डी के बीच में वेरिएशन इस पैराबोलिक, तो ये जो मैं और बीच में यहाँ जीरो भी हो रहा है स्पैन में कहीं ना कहीं, तो पॉइंट सी से पॉइंट डी पे पैराबोलिक है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का किस तरह का पैराबोला बनेगा, ये कैसा बनेगा, ये मैं एसएफडी में देखूंगा। एसएफडी में ये देखूंगा कि पॉइंट सी पे मेरा शियर फोर्स है कि नहीं, तो पॉइंट सी पे मेरा शियर फोर्स है, पॉइंट डी पर मेरा शियर फोर्स है कि नहीं, तो पॉइंट डी पर भी मेरा शियर फोर्स है। तो जो मेरा कर्व बनना चाहिए बीएमडी का, है ना, उसका स्लोप यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है, उसका स्लोप क्या 0 नहीं होना चाहिए। कहां पर, पॉइंट सी पर भी पॉइंट डी पर भी। तो कैसा बीएमडी बनेगा, तो ये जो बीएमडी बनेगी, मैंने यहाँ पे ट्राई किया, तो ये बेसिकली ये आपका इस तरह से बनेगा, ऐसे कैंडल, ये 2 डिग्री कर्व। तो ऐसे में आपका स्लोप एट सी भी 0 नहीं है बीएमडी का, और स्लोप एट डी भी आपका 0 नहीं है बीएमडी का, और ये कितना आ गया -2। फिर यहां से आपका लीनियर वेरिएशन 0, 1 डिग्री कर्व, और ये 0, ठीक है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, और ये x इक्वल टू कहां पर 0 होगा, ये मैंने आपको निकालने बोला था, जो भी निकल गया होगा इसको लिख लीजिए, राइट इट डाउन। समझ में आया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्लियर, दिस इज 1 किलोन्यूटन मीटर। तो दिस इज योर 2 मीटर स्पैन, 1 मीटर, दिस इज अगेन 1 मीटर स्पैन, एंड इट इज ऑल्सो 1 मीटर स्पैन। ये बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि क्वेश्चन में पूछा था। तो देखो हमने बना दिया, तो वही किया हमने, बेसिकली क्या किया, एसएफडी से लोडिंग डायग्राम बनाया, लोडिंग डायग्राम का हमने बीएमडी प्लॉट कर दिया। क्लियर है, चलिए अब एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं जो कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको सपोर्ट करेगा फ्रॉम दिस ओनली। तो देखिए, एक नोट बना के लिखिए। आपको पता है कि -dx/dx इक्वल टू रेट ऑफ लोडिंग होता है W। इसका कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने देखा कि हम इसको यूज करके W का मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट करें। इसका देख लिया। दूसरा चीज मैं बताता हूं। दूसरा चीज आप ये भी जानते हो कि डेरिवेटिव ऑफ मूवमेंट अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है, शियर फोर्स S, लेट्स सपोज। सो मैं अगर ऐसा करूं कि dm इक्वल टू S dx अगर मैं करूं, ठीक है, dm इक्वल टू S dx अगर मैं करूं, तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, इंटीग्रेट, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट फ्रॉम किसी भी एक पॉइंट्स, पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, सिमिलरली पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूं, ये जो S dx है मतलब शियर फोर्स इंटू x, मतलब ये शियर फोर्स डायग्राम में अगर देखो तो इस तरह से शियर फोर्स का ऑर्डिनेट होता है इंटू x, मतलब ये x dx क्या है, शियर फोर्स डायग्राम का एरिया बता रहा है क्या, ये बेसिकली क्या बता रही है, जनरली इट रिप्रेजेंटेटिंग द एरिया ऑफ एसएफडी और नॉट, एरिया ऑफ एसएफडी बिटवीन पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। देखो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है इस फॉर्मूला से, ठीक है, अमृत है अमृत। तो देखो अगर वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि मोमेंट एट 2 माइनस मोमेंट एट 1, क्योंकि डीएम का मतलब क्या हुआ है ना, डीएम 1 टू 2 का मतलब यही हुआ, मोमेंट एट 2 माइनस मोमेंट एट 1 इक्वल टू एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको हम यूज करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो इसको लिख के रखिए। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। तो सबसे पहले आप इस चीज को पढ़िए, यहां से क्या आपको समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया,
मेरे से पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है सभी स्टूडेंट्स का। अगर जो अभी जो करंटली जो देख लेंगे मतलब वो पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो मेरे को फ़ोन करो। बस फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, कमेंट कर दो कि हाँ ठीक है अब नेक्स्ट वीडियो डाल दीजिए, तो मैं डाल दूंगा। ठीक है, कम से कम 5-6 कमेंट तो करिए। ओके, वेल थैंक यू, गुड लक।